चलिए आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे भी। सबसे पहले हम इस कहानी के कहानीकार से परिचित होंगे। हिंदी कहानी के सफ़र में कुछ ऐसे भी कहानीकार हैं जिन्होंने पूर्व निर्धारित लीक को छोड़कर चलने की हिम्मत दिखाई। ऐसे कहानीकारों में आचार्य नलिन विलोचन शर्मा का नाम अग्रगण्य है। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना सिटी के बदरघाट में हुआ। इनके माता पिता का नाम तो माता थी इनकी श्रीमती रत्नावती शर्मा एवं पिता पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा दर्शन और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी मातृभाषा भोजपुरी थी। वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे। साहित्य के क्षेत्र में नलिन जी ने कम उम्र में ही वो इतिहास रच डाला जो कि सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं। कविता, कहानी, निबंध, इतिहास, दर्शन, आलोचना सभी पर उन्होंने कलम चलाई। इनकी प्रमुख रचनाओं को हम देख सकते हैं। पहला है निबंध संग्रह मानदंड। उसके बाद कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ को देख सकते हैं। इनके द्वारा रचित है साहित्य का इतिहास दर्शन, दृष्टिकोण, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। कुछ कहानियां संग्रह भी हैं, विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां। काव्य संग्रह देखें तो नकेन के प्रपद्य और नकेन 2। नलिन विलोचन शर्मा प्रपद्यवाद के प्रवर्तक थे, आधुनिक शैली के समर्थक। प्रपद्य का अर्थ है प्रयोगवादी पद्य, अर्थात काव्य, शिल्प, भाषा आदि में नए प्रयोग। इसे ही आधुनिक शैली भी कहते हैं। यह एक काव्य आंदोलन था जो नकेनवाद के नाम से जाना जाता है। नकेन अर्थात नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश जी। न से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और फिर न से नरेश जी। इन तीनों ने मिलकर नकेनवाद को आगे बढ़ाया। कहानियाँ बहुत लिखी जाती हैं और छपती भी हैं, पढ़ी भी जाती हैं, किंतु कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे भीतर सीधे उतर जाती हैं। इन्हीं चंद कहानियों में शुमार है विष के दांत। कहानी की शुरुआत ही बड़े व्यंग्यपूर्ण शैली से होती है। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमचमाती हुई स्ट्रीमर इन, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा भी दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं, 5-5 ठहरी, और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें यह सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं। सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है? तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हों। सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह स्वाभाविक नहीं था
कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। तो बच्चों, अब तक आपने जो कहानी सुनी, इतने अंश में एक सेन साहब हैं जिनके बंगले के सामने पोर्टिको में काली चमकती हुई एक गाड़ी है। गाड़ी 7,500 रुपये की है। सेन साहब की पत्नी ने चेतावनी दे रखी है कि कोई भी गाड़ी के पास फटकने न पाए। सेन साहब का एक ही बेटा है खोखा, मगर पुत्रियां 5 हैं। पांचों लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत हैं, अर्थात अत्यंत आज्ञाकारी। उन्हें कब हंसना है, कब खेलना है, कब दौड़ना है, सबका एक नियत समय है। बचपन से ही उन्हें यह शिक्षा दी गई है कि वे लड़कियां नहीं बल्कि कठपुतलियां हैं। माता पिता को उन पर गर्व है। सोसाइटी के लोग उन लड़कियों का उदाहरण देते हैं। काली चमकती गाड़ी को सेन साहब की बेटियों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है जो सबसे छोटा है, ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा। अर्थात खोखा का जन्म तब हुआ जब दोनों दंपत्ति की उम्मीदें बाकी नहीं रह गई थी। खोखा के लिए न ही जीवन जीने के तरीके और नियम बनाए गए थे और न ही घर में किसी प्रकार के नियम का पालन करना उसके लिए आवश्यक था। इस कारण यदि मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था तो केवल खोखा से। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरे तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या, कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट कर लिया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें को दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। दरअसल पांचों लड़कियों के लिए घर के नियम अलग थे और लड़कों के लिए अलग, क्योंकि खोखा बेटा था। सेन दंपति ने अपने सारे सिद्धांत खोखा के लिए बदल लिए थे। खोखा की हरकतों को सेन साहब नज़रअंदाज करते रहे, उसके विध्वंसक स्वभाव को भावी इंजीनियर के रूप में देख रहे थे। एक दिन सेन साहब के कुछ मित्र आ गए। उनमें एक पत्रकार भी थे जो उनके दूर के संबंधी भी थे। साथ में उनका लड़का भी था जो समझदार और होनहार था। पत्रकार महोदय खोखा से भली भांति परिचित थे। बात निकल पड़ी कि अपने अपने बच्चों को क्या बनाएंगे। सेन साहब ने सबसे पहले कहा कि वो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहे हैं। अब बारी आई पत्रकार महोदय की। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कुछ बने ना बने, लेकिन एक जेंटलमैन जरूर बने,
यानी सभ्य इंसान। सेन साहब को पत्रकार द्वारा किया गया यह शिष्ट व्यंग अत्यंत तीक्ष्ण लगा। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास 5-6 साल का एक बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सफर की ओर झपट रहा था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर ख्वामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत और कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किराने के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ी की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भावभंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़े और झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर, जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालना सीख लिया है। मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रहीं, जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज़ में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपट रहा था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। ऐसे लड़कों की हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया।
आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीबी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिख मंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। समाज में सेन साहब जैसे लोगों की भी एक बड़ी जमात है जो अपनी सुना सके। सेन साहब जैसे लोग कितने स्वार्थी और निर्मम होते हैं, जो अपने सिवा किसी को नहीं जानते, कितने संवेदनहीन। 5-6 साल का मासूम मदन उनकी मोटर छूता है तो गाड़ी गंदी होने की वजह से धकेल दिया जाता है, उसका घुटना फूट जाता है। इस पर सेन साहब संवेदना दर्शाने के बजाय उसकी माँ को भला बुरा कहते हैं। सेन साहब मदन की माँ को भला बुरा तो कहते ही हैं, लेकिन पिता गिरधर लाल को तो नोच ही डालते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं कहकर। उसकी पत्नी की निर्ममता तो देखिए कि बाप द्वारा बेटे को पीटे जाने पर अपनी नींद को हराम समझकर खींचती है और कहती है कि कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिख मंगा कहीं का। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत भी मचल गई। हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कासू तैश में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कह दे। उसने आओ देखा ना ताओ मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। चोर, गुंडा, डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट से कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यह लड़ाई हुई होती तो कासू शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ। उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। द्वंद्व युद्ध में खोखा के सामने के 2 दांत टूट जाते हैं, और यहाँ महल वाले की कोई झोपड़ी वाला मदद नहीं करता है। फलस्वरूप गरीबों, शोषितों, मजदूरों के बल पर खड़ा महल भड़भड़ा कर गिर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा ही तीक्ष्ण व्यंग करता है लेखक, यह कि लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई होती तो कासू शेर हो जाता। लेखक कहना चाहते हैं कि सामाजिक फूट के कारण ही गरीबों पर अमीरों का वर्चस्व कायम है। यदि गरीब संगठित हो जाएं, तो अमीरों द्वारा किया जाने वाला सारा शोषण, बदमिजाजी एवं सामंतवादिता स्वतः ही बंद हो जाएगी। इनके शोषण, दोहन का महल गरीबों, शोषितों की चुप्पी और मजबूरी की दीवारों पर ही खड़ा रहता है। इधर मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज की मार और दिनों से बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत को सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताजुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे।
उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से नहीं सुन सका, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश करता वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटता था, बहुत पिटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वार्थवश या परवशता की स्थिति में ही अपमान सहन करता है। इसी मजबूरी के कारण गिरधर अपने निर्दोष पुत्र को पीटते थे। मदन द्वारा कासू का प्रतिकार और उसकी उद्दंडता और सोखी का जिस प्रकार से ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है, पूरी कहानी संरचना को एक मजबूत सूत्र में बांध देता है। मदन ड्राइवर की बातों का विरोध करता विष के दांत अर्थात कासू से द्वंद्व युद्ध कर उसके दो दो दांत तोड़कर सामाजिक भेदभाव को मिटा देता है और बहा देता है खून की जगह सामाजिक समानता और मानवाधिकार की गंगा। तो बच्चों, आशा है आप इस कहानी को अच्छी तरह समझ गए होंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैंने कहानी किस आधार पर लिखी जाती है इसकी चर्चा की थी, याद है आपको? तो चलिए हम कहानी के तत्वों को जानेंगे। चलिए हम कहानी के तत्वों को विष के दांत कहानी के संदर्भ से समझते हैं। ये है कहानी के तत्व। कहानी के तत्व 6 होते हैं। पहला, कथा वस्तु या कथानक। दूसरा, कथोपकथन या संवाद। तीसरा, पात्र एवं चरित्र चित्रण। चौथा, देश काल एवं वातावरण। पांचवा, भाषा शैली। छठा, उद्देश्य। इन्हीं 6 तत्वों पर कहानी का निर्माण होता है। चलिए अब हम विष के दांत के संदर्भ में इन 6 तत्वों को देखते हैं। पहला जो है कथा वस्तु या कथानक, यानी कथा की विषय वस्तु। इस कहानी में कथा वस्तु जो है वो बाल अंतर्मन की कहानी के संदर्भ में लिया गया है। पहला है कथा वस्तु या कथानक। कथा वस्तु यानी कथा की विषय वस्तु की किस पर कहानी लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि यह बाल अंतर्मन की कहानी, यानी बच्चों के मन में क्या आता है, क्या भाव उठते हैं किसी घटना से, उसके संदर्भ में कहानी लिखी गई है। कहानी के केंद्र में बच्चा। जब इस पूरी कहानी को आपने पढ़ा तो आपने महसूस किया होगा कि इस कहानी के केंद्र में बच्चे हैं। तीसरा है मध्य वर्ग का अंतर्विरोध। मध्य वर्ग का अंतर्विरोध इस कहानी में हमें दिखता है। और चौथा है घटना प्रधान। एक छोटी सी घटना घटती है और घटना किस तरह से समाज को प्रभावित करती है या समाज के व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करती है, आपने इस कहानी के माध्यम से समझा होगा। दूसरा है कथोपकथन या संवाद। संवाद जिसको हम डायलॉग भी बोलते हैं, हमने आपको शुरू में ही यह बताया था। देखिए मैंने एक संवाद लिखा है, यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। कुछ संवाद ऐसे होते हैं जिस पर पूरी कहानी खड़ी की जा सकती है, जिस पर कहानी एक आश्रित हो जाती है। उन संवादों से पूरी कहानी का मर्म को हम समझ सकते हैं। ऐसे ही संवाद होते हैं और मैंने इसीलिए इस संवाद को यहाँ रखा कि यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी, यानी शोषक और शोषित वर्ग की, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की। और उच्च वर्ग निम्न वर्ग ही नहीं, मध्यम वर्ग की जो यहाँ बात है, तो मध्यम वर्ग में भी एक वर्ग ऐसा है जो अपने आप को ऊंचा समझता है और मध्यम में ही एक वर्ग ऐसा है
जो नीचे की ओर है, या वहां की लड़ाई थी, और इसी संदर्भ में यह संवाद दिया गया है। तीसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र भी दो तरह के होते हैं। कुछ पात्र होते हैं प्रमुख और कुछ होते हैं गौण पात्र। कहानी का जो प्रमुख पात्र है वे है मदन, कासू, सेन साहब और गिरधर लाल। और गौण पात्र वे होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद तो करते हैं, मगर उनका अपना कोई विस्तृत दायरा नहीं होता, बहुत ज़्यादा कहानी उनके आसपास नहीं घूमती। उसमें है सेन साहब के मित्र, ड्राइवर और सेन साहब की 5 पुत्रियां। चौथा, देश काल एवं वातावरण। किसी भी कहानी को लिखने के समय का एक वातावरण होता है, उस कहानी की एक मांग होती है, उस समय की एक मांग होती है जिसको दर्शाया जाता है कहानी के माध्यम से, जिसे हम देश काल एवं वातावरण के रूप में जानते हैं। यह है सामंतवादी एवं पूंजीवादी समाज। समाज में जब सामंतवादियों एवं पूंजीवादियों का वर्चस्व था तब यह कहानी लिखी गई थी। शोषक एवं शोषित वर्ग की स्थिति। इस कहानी में समाज में शोषक और शोषित वर्ग की क्या स्थिति है इसे दर्शाया गया है। पांचवा है भाषा शैली। भाषा शैली यानी कि कहानी की भाषा कैसी है, कहानी लिखने की शैली क्या है। तो हम जब पूरी कहानी को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कहानी की भाषा शैली जो है वह चित्रात्मक है। जैसे जैसे कहानी को पढ़ा जाता है, कहानी अपने आप एक मूर्त रूप लेने लगती है, यानी हमारे ऊपर एक बिंब बनने लगता है, पूरा एक चित्र हमारी आंखों के सामने दिखने लगता है, उसे हम चित्रात्मक कहते हैं। दूसरा है प्रभावशाली। कहानी की भाषा शैली ऐसी है जो बहुत ही प्रभावशाली है। जैसे भाषा शैली संवाद में भी हमको दिख रही है, और कई तरह की जब मदन और कासू के बीच युद्ध होता है, जब गिरधर लाल और सेन साहब की बातचीत होती है, वहाँ जब आप उन भाषाओं पर ध्यान देंगे तब आपको पता चलेगा कि कहानी की भाषा शैली कितनी प्रभावशाली है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है ये तीसरा, व्यंग्यपूर्ण शैली। कहानी की शुरुआत ही बड़े ही व्यंग्यपूर्ण शैली से शुरू होती है। अब हम छठा और उद्देश्य की बात करते हैं। आखिरी जो कहानी का छठा तत्व है वह है उद्देश्य। कोई भी कहानी, कोई भी रचना बिना उद्देश्य के नहीं रची जाती। यह जो उद्देश्य है, इस कहानी के उद्देश्य को हम देखेंगे छठे तत्व के रूप में। तो यहाँ 3 चीजें आपको दिख रही होंगी। पहला, लिंग आधारित भेदभाव। पूरी कहानी में जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि सेन साहब की जो 5 पुत्रियां हैं और उनका जो एक प्यारा बेटा है काशू, भले ही वह बदमाश है या वह अनुशासनहीन है, लेकिन फिर भी घर में उसके और उसके लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। यही है लिंग आधारित भेदभाव। पुत्रियों के लिए अलग और पुत्रों के लिए अलग नियम। यह उद्देश्य है कहानीकार का कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हम जाने और समझें कि लिंग आधारित भेदभाव एक विकसित समाज के लिए कितना खतरनाक है। तीसरा है सामाजिक भेदभाव। यह तो बात रही लिंग आधारित भेदभाव की, और यह सामाजिक भेदभाव की, यह एक उससे भी बड़े व्यापक रूप का है। इसलिए क्योंकि यहाँ उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो फासला है, जो अंतर है, वह इस कहानी में दिखाया जा रहा है। और इससे भी बड़ा उद्देश्य यह है, ये दोनों उद्देश्य तो आपको कहानी में दिख ही रहे हैं, लेकिन उद्देश्य, असली उद्देश्य जिसको कहते हैं, वह उद्देश्य है सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की ओर समाज को ले जाना। कहानी की समस्या भी 2 उद्देश्य के रूप में हमारे सामने है, मगर इस समस्या का समाधान भी एक उद्देश्य है, और वह है सामाजिक समानता। जब तक लिंग आधारित भेदभाव, सामाजिक भेदभाव दोनों खत्म नहीं होंगे तब तक सामाजिक समानता नहीं आएगी। और लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए ही मानवाधिकार बनाए गए हैं। प्रत्येक मानव के अपने अधिकार हैं। वहाँ कोई लिंग जाति जैसी समस्या नहीं है, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है। कहानीकार ने इसे ही दर्शाया है।
कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है।
अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। आज जब सूरज निकलता है तो देश में विकास के लिए हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता है। दिन ब दिन भारत नई मंजिलों की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा रहा है और विकास के इन बढ़ते कदमों के साथ एक चीज और है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और वो है विकास में देश के सभी वर्गों की भागीदारी। आजादी से पहले देश में आर्थिक आजादी की नींव तब पड़ी जब सन 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। तभी से लेकर आज तक देश की आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाना एवं उसके लाभ जनमानस तक पहुंचाना ही आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य रहा है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब हर वर्ग विकास की राह पे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और इसी विकास की गंगा को घर घर पहुंचाने के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में आरबीआई ने भारत सरकार के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कदम उठाए ताकि बैंकिंग से वंचित रह गए जनमानस को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और इनसे बहुत हद तक फायदा हुआ। लेकिन इन प्रयासों को वास्तव में गति तब मिली जब बैंकिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। आरबीआई ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बीसी मॉडल की घोषणा की, जिससे कमर्शियल बैंक्स द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नियुक्त किए गए और उससे जन्म हुआ कहीं भी कभी भी घर बैठे बैंकिंग का। इन बातों का असर कुछ यूं हुआ कि बैंकिंग पॉलिसी में एक मूलभूत तब्दीली आई। बैंकर्स का वित्तीय समावेशन को लेकर दृष्टिकोण बदला और उन्हें इसमें एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक तरफ टेक्नोलॉजी की मजबूत बुनियाद पे सभी 6 लाख गांवों को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ा जा रहा था। वहीं आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा देते हुए गांव कस्बों में कैंप्स लगा कर लोगों को बेसिक बैंकिंग से जुड़ने पर होने वाले लाभों की जानकारी भी दी जा रही थी। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की समस्याओं का भी पूरा ख्याल रखा गया और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गईं। वित्तीय समावेशन मुहिम के बुनियादी ढांचे की रूपरेखा भी वक्त के साथ और बेहतर होती गई। दशकों की मेहनत के चलते देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का ढांचा अब एक विकसित रूप ले चुका था। वित्तीय समावेशन की कोशिशों को एक मजबूत साथ तब मिला जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2014 के दिन देशवासियों के लिए एक अनमोल तोहफा पेश किया। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार की इस लोकप्रिय योजना को संपूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि खाताधारी इन खातों का प्रयोग करे। खातों के प्रयोग से ही जहां गरीबों को सस्ती बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, वहीं बैंकों की आमदनी भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम और पीएमजेडीवाई को मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में
देश में 35 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये खाते न सिर्फ ऋण, जमा, पेंशन, इंश्योरेंस आदि प्राप्त करने का एक माध्यम बने, बल्कि खाताधारियों के लिए तमाम सरकारी सुविधाओं का द्वार खोलने का कार्य करें। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत हो। सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन ले रहा हूँ, इस उम्मीद से कि मेरी स्किल मुझे कामयाबी दिलाएगी। क्यों नहीं, तुम्हारा खाता और तुम्हारा हुनर दोनों की कद्र होगी। लीजिए सर, मैसेज भी आ गया। बधाई हो। थैंक यू सर। हमारी कल और आज की कोशिशें रंग लाईं तो वाकई भारत का आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा। बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ करने की मंशा है। आइए सब मिलकर भारत को अधिक समृद्ध और विकसित बनाने की राह पर साथ चलें। करेंसी नोटों की ये कहानी, हाँ सुनो बंधुओं करेंसी नोटों की ये कहानी। हो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने सजाया, किसने छपाया, तुम्हारे कैसे आया, कैसे आया। जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया। मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। उन्हें मिली थी जिम्मेदारी मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। प्रयत्न उनका रहता है विकास में सबको शामिल करना, उत्पादन गतिविधियों के लिए उन्मुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह हो निरंतर। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी।
स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। वित्तीय स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। कीमतों को स्थिर रखने की हर कोशिश करते हैं वो, परिवार के भविष्य की खातिर निवेश कर सकते हो तुम, योजना बना सको तुम। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। बच्चों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनाना, यही प्रयास है रहता उनका वित्तीय समावेशन हो। से जिम्मेदार बनाना, यही प्रयास है रहता उनका वित्तीय समावेशन हो। देश के घर घर में न केवल बैंक का खाता खुले, किंतु खाते से जुड़ी वित्तीय सेवाएं मिले। पैसा भेजना, उधार लेना, सारी सुविधाएं मिले। विदेशी मुद्रा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, देश में बढ़े व्यापार और निवेश। दैनिक लेन देन के लिए कुशल व्यवस्था करना, यही है लक्ष्य उनका, यही है लक्ष्य उनका। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी।